वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्याओं में यह सिद्ध करना बताएंगे कि अपरमेय संख्याएं किस प्रकार सिद्ध की जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपरमेय संख्याओं का कि हम अपरमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। ये बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर आता है। लगभग 7 सेट अगर बनते हैं तो 7 सेट में लगभग 5 सेटों में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक संख्या अपरमेय संख्या है। यहां हम एक सवाल ये लेके चलते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। इसका मेथड ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही हम किसी भी प्रकार की अपरमेय संख्या हो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यानपूर्वक देखें, जिससे ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए। अब हमारे लिए अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसमें हम कुछ थोड़ा अलग लेके चलते हैं। तो हम इसमें ये मानते हैं कि माना √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरमेय संख्या। लेकिन हम यहां पर अपना विरोधाभास लेके चलेंगे कि हमने मान लिया √3 एक परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है तो क्या होगा, तो अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात ये किस रूप में होगी, P/Q के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में होगी। और P और Q कैसा होगा, और P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी परमेय संख्या की कंडीशन होती है कि अगर कोई संख्या परमेय संख्या होती है तो उसका अंश और हर ऐसा होना चाहिए अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, यहां पर आपके पास जैसे मान लीजिए 2 मैंने 10 लिख दिया। अब यहां पर ये कहेंगे ये भी परमेय संख्या है, इस परमेय संख्या को कहते हैं तुल्य परमेय संख्या। कैसे है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 गुणा 1 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1/5। तो इस परमेय संख्या का न्यूनतम रूप हो गया 1/5। तो वास्तविक परमेय संख्या हो गई 1/5। 2/10 परमेय संख्या है, लेकिन इस परमेय संख्या को बोलेंगे तुल्य परमेय संख्या। तो हमारी कोई भी परमेय संख्या है उसको हम निम्नतम रूप तक पहुंचा सकते हैं, और निम्नतम रूप में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो वही हमने लिख दिया है कि यहाँ P और Q के रूप की होगी, और P और Q क्या होंगे, अभाज्य पूर्णांक होंगे। और ये लिखा हुआ है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 नहीं होगा। किसी भी संख्या का अगर भिन्न का किसी भी भिन्न का अगर हर 0 हो जाता है तो वह भिन्न अपरिभाषित हो जाती है। कैसे हो जाती है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड फॉर्म में कहलाती है। तो हम उसको हम नहीं कह सकते कि परमेय संख्या है। यहां स्टेटमेंट हो गया हमारा। हमने क्या किया, √3 बराबर P/Q। √3 बराबर हमने क्या लिख दिया, P/Q। P/Q की फॉर्म हो गई। अब हमने इसको क्या किया कि हमने इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने इसको दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करते हैं, देखिए √3 का स्क्वायर किया, यहां हो गया हमारा P² /Q²। √3 का स्क्वायर हो गया 3 बराबर P² अब हमने क्या किया, ये Q² भाग में इससे गुणा कर दी, तो हम यहां लिख सकते हैं 3Q² बराबर P², या हम ऐसा भी लिख सकते हैं P² बराबर 3Q²। P² बराबर 3Q² के रूप में एक संख्या हो गई। P का वर्ग बराबर 3 गुणा Q का वर्ग। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। इससे क्या निष्कर्ष मिला, इसी निष्कर्ष ये मिला कि 3 जो संख्या है वो P² को विभाजित करती है। अतः हम कह सकते हैं 3 P को भी विभाजित
करेगा। 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को विभाजित करेगा। समझ नहीं आ रहा हो ये क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल यहां लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली पी स्क्वायर बराबर 144। पी स्क्वायर बराबर मैंने क्या ले लिया 144 लिख लिया। अब इस 144 जो है वो हमारी अगर 3 से विभाजित, अगर हम 3 से भाग करें 144 को तो 3 चौक 12 बच्चे हमारे पास 2 24 3 अट्ठे 24 शेषफल 0 आ गया। तो 144 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। अब 144 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 144 वर्ग किसका है भाई, ये वर्ग है 12 का। तो 12 भी यहाँ पे 3 से अगर हम 12 को भाग करें इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 से भाग करें 12 को 3 चौक 12 शेष 0 आ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 144 किसका है वर्ग, 12 का वर्ग है, तो यहां कह सकते हैं अगर 144 अर्थात 3q स्क्वायर ये हो गया, अर्थात ये वैल्यू किसके बराबर पी स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित क्या होगा पी। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं पी स्क्वायर बराबर 144 है तो पी बराबर आपका क्या हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या का वर्ग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या काम करना है, अब इसका मतलब ये हो गया कि P के अंदर P बराबर 3R, P बराबर 3R। ये 3R क्यों लिख लिया भाई, P जो होगा वो 3 का गुणज होगा। जैसे मैंने 12 लिखा था P बराबर 12, P बराबर मैंने क्या लिखा 12, तो P बराबर 12 है तो P बराबर हम लिख सकते हैं 4 3 12 या 3 चौक 12 3R। R की वैल्यू मेरी 4 आ गई यहाँ पर 3R। ऐसे हो सकता है P की वैल्यू 15 हो तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, P की वैल्यू 18 हो तो लिख सकते हैं 3 गुणा 6। मतलब यहाँ पर R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, देख रहे हो 4 वैल्यू है या 5 वैल्यू 6 वैल्यू है, तो इसका मतलब P जो होगा वो 3 R की फॉर्म में होगा, 3 गुणा R। R क्या होगी, R कोई भी संख्या होगी, कैसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं P बराबर 3R है, इसका पुनः वर्ग कर दिया, पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग किया तो ये हमारा हो गया P स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 9R स्क्वायर आ गया। P स्क्वायर किसके बराबर था 3Q स्क्वायर के, तो हम P स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। 3 से 9 को काटा 3 जा तो ये हो गया हमारे Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसी आ गई, P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। फिर हम ये लिख सकते हैं कि 3 जो है वो Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। अब 3 अगर Q को विभाजित करता है और 3 P को विभाजित करता है, हम अपने स्टेटमेंट में कह चुके थे कि P और Q अभाज्य गुणांक हैं, इनमें कोई भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट से निकल आया 3 गुणनखंड P में भी है और 3 गुणनखंड Q में भी है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन अगर परमेय संख्या होती तो कोई भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं आता, या हमारे पास अनिष्ट गुणनखंड मिला तो अर्थात हम लिख सकते हैं अतः 3 P और Q दोनों का वहनिष्ठ गुणनखंड है जो परमेय संख्या में संभव नहीं है, अतः हमारी अभिधारणा
असत्य है। हमारी धारणा क्या हो गई? असत्य है। तो असत्य हो गई, असत्य कौन सी हो गई कि हमने ये माना था कि √3 एक परमेय संख्या है। हमारी धारणा असत्य है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को कई बार करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, √3 की जगह पे √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, √13 हो सकता है, √15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्रोसेस यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा जल्दी में ये बताता हूँ, √3 की जगह √5 होता तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पर करेंगे 5 आएगा, तो 5 आएगा तो यहाँ पर होगा p² = 3 की जगह पे 5q², यहाँ लिखेंगे 5p² को विभाजित करता है तो 5p को विभाजित करेगा। तो हम p बराबर क्या मान लेंगे? 5r मान लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p² बराबर 5 का वर्ग 25 r² आ जाएगा। यहाँ हम मान लगाएंगे p² बराबर 3q², ये पे क्या होगा आपका 5q², तो 5q² बराबर 25 r², q² बराबर 5r² आएगा। फिर वही लैंग्वेज लिखनी है, 5q² को विभाजित करता है तो 5q को विभाजित करेगा, अतः 3p और q दोनों का अवयनिष्ठ गुणनखंड है, जो परमेय संख्या में संभव नहीं है। अतः हमारी अवधारणा असत्य है, √5 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पर कई बार प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार सॉल्व कीजिए, जिससे ये हमें बिल्कुल फिक्स हो जाए हमारे माइंड पर।